हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह एपी का पार्ट 4 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी ई और डी के फॉर्म में डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, सो इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना। राइट, एपी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एपी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। तो मेनली जो एपी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, उसके बाद से वन बाय वन करके एग्जाम्पल के साथ इन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला है फाइनाइट एपी और दूसरा है इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो ये तो पूरा नाम से ही क्लियर होगा। फाइनाइट एपी मीन्स जिसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट एपी मीन्स जिसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फाइनाइट एपी को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करोगे, इन एपी हुज नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी काउंट, तो उसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलेंगे। तो इसको फटाफट से पहले लिख लेते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाए। फाइनाइट एपी, क्या लिखोगे इसमें, एन ए पी हुज नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी काउंट, नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी काउंट। तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट एपी कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक एपी है। एपी क्या है, 2, 7, 12 और ये ऐसे करते करते ये मान लो 27 तक जा रहा है। तो अगर इस एपी को अगर आप ध्यान से देखो तो यह 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये 7, 12 ऐसे करते करते 27 पे जाके रुक गया है। मतलब अगर इसके बीच का टर्म अगर आप लिख लो तो आप बहुत आसानी से काउंट करके बता सकते हो कि इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्योंकि यह 27 पे जाके रुक गया है। तो इस प्रकार के एपी को हम लोग फाइनाइट एपी बोलेंगे, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक और आपके पास एपी है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 और ये ऐसे करते करते मान लो -47 तक जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं, बिकॉज यह -47 पे जाके रुक गया है। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फाइनाइट एपी का फंडा। अब जस्ट हम लोग इनफाइनाइट एपी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इनफाइनाइट एपी, इसको कैसे डिफाइन करोगे, इन एपी हुज नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी काउंट। मतलब ऐसा एपी जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उसको इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। तो इसके डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं। इन एपी हुज नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी काउंट। ठीक है, तो वैसे एपी को हम लोग इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एपी लेते हैं -1, -5/6, -2/3, -1/2 और ये ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि यह जो एपी है कहीं पे रुक नहीं रहा है। इस डॉट डॉट का मतलब हुआ इनफाइनाइट की ओर बढ़ते ही जा रहा है। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स होंगे। तो इस प्रकार के एपी को इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लो एक और एपी है आपके पास √2, √8, √18 और ये ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो ये भी जो एपी है यह कहीं रुक नहीं रहा है, इनफाइनाइटली ये बढ़ता जा रहा है।
तो इस प्रकार के एपी को हम लोग इनफाइनाइट एपी बोलेंगे, बिकॉज इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हम लोग नहीं बता सकते, राइट। तो इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करो। आपके सामने एक एपी लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप A3 का वैल्यू बताओ, A3 का, तो A3 मतलब आपसे इस एपी का तीसरा वाला टर्म पूछा जा रहा है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, यानी A3 का वैल्यू -4 है। तो अब आप बहुत आसानी से बता दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप A5 का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बता सकते हो। कैसे? आप क्या करोगे, इस एपी के D का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। D कैसे निकालोगे? किसी भी एक टर्म को पकड़ के उसमें से उसके पिछला वाला टर्म घटा दो। सपोज आप सेकंड पकड़ के उसमें से फर्स्ट घटाओगे तो कितना आएगा, A2 माइनस A1, और A2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस ये 6 है, तो -5 के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करोगे, आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है, तो फोर्थ टर्म में आप D का वैल्यू -5 ऐड कर दोगे तो आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। तो आप फिफ्थ टर्म भी बहुत आसानी से बता सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप तो A78 बताओ, A78 मतलब इस एपी का 78th टर्म बताओ कितना होगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसको बताना। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले इस एपी का मतलब 250वां टर्म बताओ कितना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हम लोग नहीं बता सकते, बिकॉज कौन लिखने जाएगा 250 टर्म तक। तो ऐसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला डेराइव होगा और उस फार्मूला को जब आप यूज़ करोगे तो 250 क्या, इससे भी कॉम्प्लेक्स दिखने वाले किसी भी एपी के टर्म को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा कि हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्यों पढ़ते हैं। तो उसको पहले डेराइव करते हैं, उसके बाद से उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी के मदद से लिखेंगे, ठीक है। क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और ये ऐसे ही बढ़ते जाता है, ठीक है। इसमें यह A1 होता है, यह A2 होता है, ये A3 होता है और यह A4 होता है, और ये भी इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप A1 का वैल्यू बताओ, तो आप A1 का वैल्यू कितना बताओगे, A के इक्वल। A2 का वैल्यू कितना बताओगे, A प्लस D के इक्वल। A3 का वैल्यू कितना बताओगे, A3 का वैल्यू A प्लस 2D के इक्वल बताओगे, और A4 का वैल्यू A प्लस 3D के इक्वल बताओगे। अब यहाँ से हम लोग एक पैटर्न एब्जॉर्व करेंगे और उसी के मदद से हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी को लिखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, यहाँ पे A4 है, तो क्या आप इस 3 को 4 के टर्म में लिख सकते हो? तो बिल्कुल लिख सकते हो। इसको आप 4 माइनस 1 लिख सकते हो। तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको आप A प्लस तो लिख ही सकते हो, इस 3 को 4 माइनस 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे D था तो D। ऐसा क्यों लिखे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से इस 2D को आप 3 के टर्म में 3 माइनस 1 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसी प्रकार से इस D के पास कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो छुपा ही होगा, तो इस 1 को आप 2 के टर्म में 2 माइनस 1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा। और इस 1 को 2 के टर्म में 2 माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, क्योंकि 2 में से जब 1 घटाओगे तो ये फिर 1D हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको आप A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, ठीक है। ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा, केवल ये बच जाएगा। यानी A1 को आप ऐसे लिख सकते हो, A2 को ऐसे, A3 को ऐसे, और A4 को ऐसे। तो नेक्स्ट पेज पे इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं और एक पैटर्न हमको मिलेगा, उसको एब्जॉर्व करते हैं और उसके मदद से जनरल टर्म ऑफ एन एपी को हम लोग लिखेंगे। ये अपना पहला टर्म है,
ये दूसरा टर्म, ये तीसरा और ये चौथा। अगर आप इन सबको बिल्कुल ध्यान से देखो तो हर एक एक्सप्रेशन का पूरा फॉर्मेट सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बदल रहा है। जब आप A1 यानी फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो तो यहाँ पे 1 है, जब सेकंड टर्म निकाल रहे हो तो यहाँ पे 2 है, थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो यहाँ पे 3 है, फोर्थ टर्म तो यहाँ पे 4 है। मतलब जो भी आप टर्म कैलकुलेट कर रहे हो सिर्फ वो वाला वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। अगर आपसे कोई बोले कि आप A12 बताओ, मतलब किसी AP का 12वां टर्म बताओ कितना होगा, तो ये पूरा फॉर्मेट इस पैटर्न के हिसाब से सेम रहेगा और यहाँ पे केवल 12 आ जाएगा और यहाँ पे 1 into D, ऐसे आप लिख सकते हो। उसी प्रकार से आपसे कोई बोले कि आप A99 बताओ, A99 मतलब AP का 99 वाला टर्म बताना है कि कौन सा होगा, तो इस एब्जॉर्बेशन के बेस पे हम लोग इसको A + 99 - 1 into D लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इन जनरल हमको एक फार्मूला डिराइव करना पड़े यहाँ से, ताकि हम लोग किसी भी AP के किसी भी टर्म को निकाल सकें, तो उसको कैसे लिखेंगे, an के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, an = A + n - 1 into D हो जाएगा। ठीक है। यही आपका जो फॉर्मेट है, यह जनरल टर्म ऑफ NAP है। ठीक है। यहाँ पे an क्या है, an AP का लास्ट टर्म है। यहाँ पे AP का जो भी टर्म आपको कैलकुलेट करना होगा इस n के प्लेस पे रखोगे। जैसे मानो किसी AP का आपको 10वां टर्म कैलकुलेट करना है तो इस n के प्लेस पे आप 10 रखोगे। अगर 50वां टर्म कैलकुलेट करना होगा तो इस n के प्लेस पे आप 50 रखोगे। A क्या है, उस AP का फर्स्ट टर्म, n क्या है, उस AP का जो भी आपको टर्म कैलकुलेट करना होगा उसको यहाँ पे रखोगे और -1 into D AP का कॉमन डिफरेंस है। तो यही जनरल टर्म ऑफ NAP है। ये फार्मूला बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, और ये कैसे आया है, कैसे हम लोग एब्जॉर्व करके इसको लिखे हैं, ये भी बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो, इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस अब करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द 31th टर्म ऑफ द AP 1074। मतलब एक ये आपको AP दिया है, इस AP का 31वां टर्म आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है। तो कैसे करोगे, इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म मतलब A का वैल्यू कितना है, 10 है, और इस AP का D का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एक टर्म को पकड़ के उसका जस्ट पिछला वाला टर्म घटा दो। तो इसमें से जब इसको आप घटाओगे तो आपको -3 मिलेगा, यानी इस AP का D का वैल्यू जो है वो -3 होगा। और आपको 31वां टर्म कैलकुलेट करना है तो n = 31 हो जाएगा। राइट। अब जनरल टर्म ऑफ NAP का फॉर्मूला क्या होता है, an = A + n - 1 into D। आपको 31वां टर्म कैलकुलेट करना है तो इस n के प्लेस पे 31 रखोगे, इस A के प्लेस पे इस AP का फर्स्ट टर्म रखोगे और D के प्लेस पे AP का कॉमन डिफरेंस रखोगे और n के प्लेस पे भी 31 रखोगे। इन दोनों n के प्लेस पे 31 रखोगे जो भी टर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से रखते हैं। तो A31 = A के प्लेस पे 10 प्लस इस n के प्लेस पे भी 31 - 1 into D के प्लेस पे -3। तो ये A31 = ये 10 हो जाएगा और ये 31 - 1 30 हो जाएगा इंटू -3 हो जाएगा। अब A31 = ये 10 माइनस प्लस माइनस 90 हो जाएगा और यहाँ से A31 का जो वैल्यू है वह -80 के इक्वल निकल के आ जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन था। अगर हम लोग जनरल टर्म ऑफ NAP नहीं पढ़े होते तो ये फिर क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता। राइट। यानी इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करके कितना आसानी से इस AP का 31वां टर्म हम लोग बता दिए हैं। तो ऐसे इस फार्मूला को यूज़ करना है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP -5 -5/2 0 5/2। मतलब देखो ये कितना डरावना सा AP देखने में लग रहा है। इस AP का 25वां टर्म बताना है कि कौन सा होगा।
तो अगर हमें जनरल टर्म ऑफ NAP नहीं आता तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो इस AP का फर्स्ट टर्म तो पता ही है, फर्स्ट टर्म -5 है। D का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसमें से उसका पिछला वाला टर्म घटा दो। अगर किसी भी बच्चे को कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं आता हो तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पार्ट 2 को जाके देख लो, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आ जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप घटा दो। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना ज़्यादा आसान है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4 ये फोर्थ टर्म है, यानी D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 का वैल्यू कितना है, 5/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 5/2। यानी आप देख सकते हो कि D का वैल्यू आपके पास 5/2 आ गया, A का वैल्यू -5 और 25वां टर्म निकालना है तो N इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब हम लोग जनरल टर्म ऑफ NAP यूज़ कर लेंगे। क्या होता है फार्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D होता है। N के प्लेस पे कितना रखेंगे, 25। A का वैल्यू पता है -5 और D का वैल्यू पता है 5/2। ठीक है, तो बस भरो A25 इज इक्वल टू -5 प्लस 25 - 1 इंटू D का वैल्यू 5/2। तो A25 इज इक्वल टू ये -5 प्लस 25 - 1 24 इंटू 5/2। तो 2 से ये 24 12 बार में कैंसल आउट होगा और A25 इज इक्वल टू -5 प्लस 12 इंटू 5 हो जाएगा। और यहाँ से आप फिर लिख सकते हो -5 प्लस ये 60 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास A25 का जो वैल्यू है वह 55 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हम लोग कितना आसानी से बिल्कुल स्मूथली AP के किसी भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म ऑफ NAP। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिखो, 1-2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 41th टर्म ऑफ द AP दिस। मतलब आप देख सकते हो कि कितना डरावना AP दिख रहा है, माइनस में है, ऊपर से फ्रैक्शन में है, और इस AP का 41वां टर्म हमको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग A और D कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि N का वैल्यू 41 हमको दे दिया है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, बिकॉज A AP का फर्स्ट टर्म होता है। अब हमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप घटा दो। तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 1 2 3 A3 माइनस A2 हम लोग कर रहे हैं। तो A3 का वैल्यू कितना है, 2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, -1/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1/2 को ऐड करोगे तो 5/2 के इक्वल आएगा, जो कि आपके D का वैल्यू होगा। और N का वैल्यू ये 41 हो जाएगा। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D वाला फार्मूला में N के प्लेस पे 41 रखेंगे, क्योंकि हमको 41th टर्म कैलकुलेट करना है। तो A41 इज इक्वल टू A के प्लेस पे -3 प्लस 41 - 1 इंटू D के प्लेस पे 5/2। तो A41 इज इक्वल टू ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा सॉरी, और ये 41 - 1 40 हो जाएगा इंटू 5/2 होगा। और इस 2 से इस 40 को हम लोग 20 बार में कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से A41 का जो वैल्यू होगा वह -3 प्लस 20 इंटू 5 होगा। तो A41 इज इक्वल टू कितना होगा, -3 प्लस ये 100 हो जाएगा, यानी A41 का जो वैल्यू है वह 97 के इक्वल हो जाएगा। राइट, तो A41 का वैल्यू 97 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करके आप किसी भी AP का कोई भी टर्म बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज इसी AP में आपसे बोला होता आप इस AP का 1000वां टर्म कैलकुलेट करके बताओ, मतलब 1000 पे जो टर्म होगा उसका वैल्यू कितना होगा वो बताना है। तो क्या करते, सिंपली इस AP का E और D का वैल्यू यहाँ पे रखते और N के प्लेस पे 1000 रख देते और उसको सिंप्लीफाई करते, तो इस AP का 1000वां टर्म कौन सा होगा आपको निकल के आ जाता। तो आप देख सकते हो कि अब
किसी भी एपी का कोई भी टर्म हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो आई होप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा हर एक बच्चे को। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत हो तो उस पॉइंट पे वीडियो को दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।